वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। स्वागत आप सभी का 2015 में रिलीज हुई इस रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी में, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो कहानी का नाम ये रहा आपके सामने। कहानी की शुरुआत में कपल को दिखाते हैं। इनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो लिव इन रिलेशनशिप में है। आदमी का नाम है एवन और औरत का जेसिका। दोनों किसी कॉन्सर्ट से लौटकर घर आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और घर में चोरी हुई है। इतना ही नहीं, चोर अभी गया नहीं है, बल्कि उनको गन दिखाकर उन्हें पूरी तरह से लूट लेता है। यहाँ तक कि उनको धमकाकर वो जेसिका का एंगेजमेंट रिंग भी चुरा लेता है। इस बात से जेसिका और एवन दोनों परेशान। पुलिस डिपार्टमेंट में एवन का एक दोस्त है दोस्तों, उसका नाम है टाइलर। एवन उसे बुला लेता है। वो आकर इनसे पूछताछ करता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। कहता है कि ठीक है, हम जल्दी चोर को पकड़ लेंगे। लेकिन दोनों ही सेंटिमेंटली गलत फील करते हैं कि कोई एंगेजमेंट चुरा ले गया यार, ये तो बुरा है। और अब जेसिका को भी ये जगह सेफ नहीं लगती, इसीलिए दोनों कहीं और शिफ्ट होने का फैसला कर लेते हैं। दोनों मिलकर लेते हैं लोन और एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, जो कि एवन के ऑफिस के बहुत ही पास में है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांत जगह होती है ये। एवन किसी बड़ी कंपनी में काम करता है दोस्तों, और जेसिका ग्राफिक डिजाइनर है। दोनों की काफी कमाई होती है, इसीलिए इन्होंने बढ़िया सा घर ले लिया। दोनों बड़े खुश हैं और जरा रोमांटिक हो रहे होते हैं कि तभी बजती है टन टन डोरबेल। असल में पड़ोस का एक आदमी आया होता है जिसका नाम है सिमोन। बहुत अच्छे से पेश आता है, ठीक है। उसका हुलिया, ड्रेस वगैरह देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो 1950s के जमाने से यहाँ पर आ गया है। कहता है कि आप लोग यहाँ नए हो तो मैंने सोचा कि अच्छा सा वाइन देकर आपका स्वागत करूं। ये दोनों भी खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा पड़ोसी मिला, कमाल है। अब ये लोग आपस में हो जाते हैं परिचित। सिमोन कहता है देखो, मैं एक कॉलेज प्रोफेसर हूँ, पास ही में मेरा घर है, अगर कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो जरूर बता देना। अब नॉर्मली ये दोनों भी कहते हैं ठीक है, जैसे ही हमारा किचन सेट हो जाएगा हम आपको डिनर के लिए इनवाइट करेंगे। इतना बढ़िया वाइन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके लिए आपका एक डिनर तो बनता है हमारे घर में। तो सिमोन भी कहता है कि हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। अब उसके जाने के बाद इन दोनों को भी इस जगह के बारे में थोड़ा पॉजिटिव फील आता है कि यहाँ पर कितने अच्छी केयरिंग लोग रहते हैं। अगले दिन एवन ऑफिस चला जाता है। जेसिका घर से ही अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती है। इस जॉब के अलावा बता दूं आपको, जेसिका की एक हॉबी भी है। वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ग्रुप का हिस्सा है, जो कि पुलिस के अनसॉल्व्ड केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उस ग्रुप में ऑस्कर नाम का एक आदमी है जो जेसिका को किसी केस के सिलसिले में कॉल करता है। वैसे मैं बता दूं, ये लोग इस काम को हॉबी के तौर पे करते हैं। दोनों फोन पे केस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब जेसिका को तो पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। एवन काम से घर लौट आता है, और क्योंकि जेसिका केस डिस्कशन में मशरूफ थी तो उसने डिनर नहीं बनाया। एवन कहता है डिनर नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अपना ग्राफिक डिजाइन पूरा कर लिया है ना। तो जेसिका कहती है नहीं यार, वो मैं ऑस्कर से एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात कर रही थी, वक्त जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला। इस बात पे एवन थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगी तो तुम्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे यार, याद है ना, हम दोनों की कमाई से ही घर का लोन जाएगा। तो जेसिका कहती है सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपना काम करने के बाद ही अपनी हॉबी पे ध्यान दूंगी, ओके। अगले दिन जेसिका अपना काम कर रही होती है, तभी बाहर कार की आवाज उसे परेशान करती है। वो बाहर आती है तो वहाँ पे सिमोन कार में कहीं जा रहा होता है। जेसिका उसके पास जाकर कहती है कि आपका वाइन बहुत बढ़िया था, खासकर मेरे हस्बैंड को तो बड़ा पसंद आया। थर्सडे को देखना, हम आपके लिए बढ़िया सा डिनर तैयार करके रखेंगे, और प्लीज जरूर आना, ठीक है। तो सिमोन कहता है हाँ हाँ, मैं तो आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बातों से क्लियर पता चलता है कि वो बहुत ही मीठे स्वभाव वाला आदमी है। थर्सडे भी आता है। सिमोन एवन और जेसिका के घर पे डिनर पे आया हुआ है। जेसिका ने उस दिन जो ड्रेस पहना होता है ना दोस्तों, वो 1950s या 60s के स्टाइल का ड्रेस होता है, और सिमोन जेसिका के ड्रेस को देखकर मतलब अलग फील करता है कि बढ़िया लग रहा खुद ही खुद में। लेकिन उसके अंदर और क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता दोस्तों। तभी एवन कहता है कि अरे जेसिका स्वीट पाई इतना बढ़िया बनाती है ना कि उसकी खुशबू आस पड़ोस तक फैल जाए, कसम से एक दिन देखना आपके लिए जरूर बना कर देगी वो। फिर आगे एवन कहता है कि आप अकेले रहते हैं क्या। सिमोन कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, लेकिन फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, उसके बाद से तो हाँ अकेला ही हूँ मैं। आप अकेले हैं तो क्या आप खुद पका कर खाते हैं। तो सिमोन कहता है कि नहीं, मुझे तो कुकिंग करना आता ही नहीं। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल है, जहाँ घर में पिता कमाता है जबकि माँ किचन पे राज करती है। हमारे परिवार में मर्द तो किचन में कभी जाते ही नहीं। अब बचपन से इसी माहौल में पलने की वजह से मैंने कुकिंग सीखी नहीं। तो इस बात पर एवन और जेसिका थोड़ा स्माइल करते हैं। तीनों काफी मजेदार बातें भी करते हैं दोस्तों। तो जेसिका अब अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में और अपने केस इन्वेस्टिगेशन हॉबी के बारे में बताती है। इतना ही नहीं, जेसिका अच्छा लिखती भी है दोस्तों, और चाहती है कि वो एक अच्छा सा बुक लिखे। अब एक प्रोफेसर के तौर पर सिमोन भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। इतना ही नहीं, वो मेंस कोर्स नाम का कोई अजीब कोर्स भी कर रहा है। इस तरह की इनकी बातें होती है, और डिनर के बाद सिमोन चला जाता है अपने घर में। एवन कहता है कि बेचारा सिमोन बहुत ही अकेला है ना, अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड हो तो उससे मिलवा दो,
उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी वो। क्या कहती हो जेसिका? तो जेसिका कहती नहीं नहीं, मेरी तो सारी फ्रेंड्स कमिटेड है यार, और पता नहीं वैसे भी मेरी फ्रेंड्स को थोड़ा ये ओल्ड फैशन आदमी पसंद आता भी है कि नहीं। अब दोस्तों इनको बात करते हुए ना सिमोन अपने घर से देख रहा होता है, वो भी दूरबीन से। कुछ देर के बाद एवन और जेसिका इंटीमेट होने लग जाते हैं, तो सिमोन वो दृश्य भी लाइव देखता है। अगले दिन जेसिका गार्डन में कोई काम कर रही होती है, उसे कुदाल की जरूरत होती है, तो सिमोन की कार आ जाती है। हाँ, वो बीच में आ जाता है इनके। तो जेसिका उससे कहती है क्या आपके पास कुदाल होगा? है तो दे दीजिए। सिमोन कहता है मेरे पास है लेकिन उसका हैंडल टूट गया है। तो तब जेसिका देखती है कि उसकी कार की डिक्की में ढेर सारी ग्रोसरीज और सब्जियां होती हैं। जेसिका वैसे तो हैरान होती क्योंकि सिमोन ने तो कहा था वो घर में कुकिंग नहीं करता, फिर इतनी सारी चीजें वो क्यों लेकर आ गया, है ना? डाउट करने वाली बात है। और क्योंकि हमें पता है जेसिका एक तरह से डिटेक्टिव भी है, तो उसके दिमाग में चीजें फिट हो गई कि भाई कुछ तो दिक्कत है इसमें, ये सब्जियां क्यों लेके जा रहा है जब ये पकाता ही नहीं है। तो वो सिंपल कहती है कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं आज, इतनी सारी सब्जियां जो लेकर आ रहे हैं आप। तो इस पर सिमोन का हाथ जरा कांपने लग जाता है और जेसिका इस बात को भी नोटिस कर लेती। अगेन मैंने कहा ना वो डिटेक्टिव है दोस्तों। सिमोन फिर यहाँ पर कोई बहाना करके बात को टाल देता है, पर जेसिका को अब उसकी बातें बड़ी अजीब लगती हैं। हाँ, बस उसकी सुई घूम गई। वो एवन को भी इस बारे में तुरंत बताती है, कहती है कि मुझे तो सिमोन का बिहेवियर बहुत ही वियर्ड लग रहा है। तो एवन कहता है कि वो अपने घर में कुछ भी करे यार, इससे हमें क्या मतलब? कल तक तो तुम ही कह रही थी कितना बड़ा स्वीट आदमी है, और आज खुद ही अचानक उस पर शक कर रही हो। प्लीज यार, सबको आजादी होनी चाहिए, वो जो करे हमें उससे क्या। इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था कि ये अपनी डिटेक्टिव वाली हॉबी छोड़ दो, मत पड़ो केसेस के पीछे। हर चीज को तुम बस केस के नजरिए से देखती रहती हो। अरे दूसरों के पर्सनल मामले में दखल मत दो यार, अपने बारे में सोचो। हो सकता है सिमोन को कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई हो और वही कुकिंग भी करती हो। अब जरूरी तो नहीं कि वो अपनी सारी बातें तुमसे शेयर करेगा, हमसे शेयर करेगा। तो बस अपने काम से काम रखो। और हाँ, वो अपना नया प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दो यार। ये कहाँ तुम केसेस पे लगी हुई हो, वरना पता है ना लोन नहीं चुका पाएंगे। मेरे अकेले की सैलरी पता है ना कितनी है, नहीं हो पाएगा। इस बात पर दोनों के बीच एक छोटी सी मीठी बहस हो जाती है। तभी बजती डोरबेल और सिमोन आ गया है कुदाल लेके। वो जेसिका से कहता है कि आपने सुबह मांगी थी ना, तो मैंने सोचा दे के आ जाऊं, और इसका हैंडल भी फिक्स करके लेकर आ गया हूँ। इस तरह बड़े प्यार से कहकर वो कुदाल दे जाता है। उसके जाने के बाद एवन जेसिका पे और गुस्सा होता है, कहता है देख लिया, इतने अच्छे आदमी पे तुम खामखा शक कर रही थी, बताओ यार। अगली सुबह भी एवन गुस्से में जल्दी निकल जाता है। जेसिका से उसने बात तक नहीं की होती है, थोड़ा मनमुटाव हो गया है उनका। जेसिका भी घर और गार्डन का काम पूरा करके कुदाल देने जाती है सिमोन के घर पे। डोरबेल बजाती है वो, लेकिन दिक्कत है दरवाजा नहीं खुलता यार। लगता है सिमोन घर पे है ही नहीं। जेसिका यहाँ वहाँ देखती है और फिर ग्लास से अंदर झांकती है, तो घर के इंटीरियर्स जेसिका को बड़े अजीब लगते हैं, जैसे ये प्रेजेंट का नहीं बल्कि 1950s का कोई घर हो दोस्तों। फिर जेसिका घर आकर ऑस्कर से बात करने लग जाती है। वो ऑस्कर को बताती है कि तुम्हें पता है यार, मेरे पड़ोसी का जो ड्रेस है, उसका बिहेवियर है, उसकी बातें हैं, बहुत बहुत अजीब है, बहुत पुराने स्टाइल के। उसने कहा था कि वो एक कॉलेज प्रोफेसर है और सिंगल है, और उसके घर का फर्नीचर, इंटीरियर्स, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस जमाने का आदमी है ही नहीं। लगता है बहुत ही पुराने जमाने से निकलकर प्रेजेंट में आ गया है। तो ऑस्कर तो इस बात पे हंसता है पहले कि तुम्हें हो क्या गया भाई, अगर हम सारे वियर्ड लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चालू करेंगे ना, तो जरूर जेल की हवा खानी पड़ेगी हमें। जेसिका कहती नहीं यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कुछ तो गड़बड़ है उस आदमी के साथ में। ये डिटेक्टिव वाला इंस्टिंक्ट बता रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में हमें अक्सर अपने इंस्टिंक्ट की बात माननी चाहिए। क्या कहते हो, है ना? तो ऑस्कर कहता है ठीक है बाबा, टेंशन मत लो, उसका नाम सिमोन है ना, और वो एक कॉलेज प्रोफेसर है, राइट? तो ठीक है, 2 दिन में उसके बारे में A to Z सारी चीजें पता लगा लेंगे। जेसिका कहती ठीक है, अभी मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, बाय, वरना आज मेरी फिर से एवन से लड़ाई हो जाएगी। कहकर जेसिका अपने काम पे लग जाती है। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना कहानी में? बने रहिएगा यार, और मजा आएगा आखिरी में। दूसरी ओर सिमोन अपने घर के CCTV फुटेजेस देख रहा होता है। जेसिका की हरकतें देखकर वो गलत समझ लेता है कि शायद जेसिका मुझे पसंद करती है। उसके दिमाग में ये बात आ जाती है। और जब भी दोस्तों हम आदमी लोग, हम मेल लोग ये सोचते हैं ना कि वो हमें पसंद करता होगा, तो फिर यहीं से तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। अब वो ये भी सोचता है कि अरे वो मुझे पसंद करती थी, तभी तो उसने डिनर पे बुलाया मुझे, और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती रहती है। देखा, ओवर थिंकिंग। और आज कुदाल देने के बहाने वो मेरे घर भी आ गई, ये भी ओवर थिंकिंग कर लेता है वो, और मेरे घर के अंदर भी झांक रही थी। तो सिमोन को लगता है जेसिका शायद उस एवन के साथ खुश नहीं है और वो मेरा साथ चाहती है। इस तरह की ओवर थिंकिंग मन में लिए वो जेसिका को कॉल करता है, कहता है कि अगर आप फ्री हो तो मेरे घर आ सकती हैं क्या, मुझे आपको एक खास चीज दिखानी है। जेसिका कहती ठीक है, मैं फ्री हूँ, अभी आती हूँ। असल में सिमोन के घर के पुराने स्टाइल के इंटीरियर्स को देखकर जेसिका को बड़ा अजीब लगा था, है ना दोस्तों? उसे सिमोन पे शक था कि जरूर वो कुछ छुपा रहा है ना? इसीलिए असलियत को जानने के लिए जेसिका
उसके घर के अंदर जाना चाह रही है। तभी तो वो कह देती कि हाँ फ्री हूँ, मैं आती हूँ। अब जेसिका वहाँ जाती है तो वो जेसिका को अपने घर दिखाता है पहले। इतना ही नहीं, वो एक पुराने स्टाइल का ड्रेस जेसिका को दिखाता है। कहता है कि डिनर के दिन तुमने जो ड्रेस पहना था वो मुझे बड़ा पसंद आया, ये भी देखो ना 1950s के स्टाइल का ड्रेस है, इसे तुम ही रख लो, एक काम करो रख लो। कहकर वो एकदम बच्चे की तरह जिद करने लग जाता है कि रख लो ना यार। और जेसिका थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, कहती है मुझे जाना चाहिए, मेरा कुछ काम छूटा हुआ है प्लीज। लेकिन वो उसको रोककर सीसीटीवी फुटेजेस दिखाता है जिसमें जेसिका बहुत देर सिमोन के घर के आसपास घूम रही थी, उसके घर में झांक रही थी। जब वो पहली बार आई थी तब की बात है ये। और ये सब देखकर वो कहता है कि तुम्हारा ड्रेस ही नहीं, तुम भी मुझे बड़ी पसंद हो, बहुत ही सुंदर हो तुम, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना बल्कि तुमने मुझे चुना है, इसीलिए तो तुम भागी चली आई ना मेरे घर। अब जेसिका के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं दोस्तों, और वो तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जेसिका को पकड़कर उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगाया हुआ रुमाल दबाकर बेहोश कर देता है। और जब जेसिका को होश आता है तो वो खुद को किसी दूसरी जगह पे पाती है, और उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो 1950s में है दोस्तों। वहाँ रॉबिन नाम की एक औरत होती है। जेसिका तुरंत वहाँ का मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही तगड़ा लोहे का दरवाजा होता है, उस पर डिजिटल लॉक लगा होता है। जेसिका उसको अनलॉक करने की कोशिश करती है और रॉबिन से पूछती है कि इसका पासवर्ड क्या है। तो रॉबिन कहता है कि इसका पासवर्ड सिर्फ सिमोन जानता है। वहाँ पर एक फोन होता है जिसे जेसिका कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो असली फोन है ही नहीं, डमी फोन है। जेसिका खिड़की तोड़कर बचने की कोशिश करती है फिर, लेकिन खिड़की के बाहर भी दीवार होती है। अब दोस्तों वहाँ की ट्यूबलाइट की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही होती है, मतलब यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ सकती। और जेसिका अब घबरा जाती है कि पता नहीं हम किस पाताल लोक में हैं। वो रॉबिन से कहती है ये जगह कौन सी है। तो रॉबिन कहती है हम सिमोन के घर के बेसमेंट में हैं। और फिर तो जेसिका चिल्ला देती है कि क्या। रॉबिन कहती है कि तुम गला फाड़ कर चिल्ला लो, हाँ, लेकिन तिनका भर भी आवाज बाहर नहीं जाने वाली, इसीलिए बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इसी बीच सिमोन जेसिका के घर में घुसकर एवन और जेसिका की फोटोज को तोड़ फोड़ कर ऐसी सेटिंग करके चला जाता है जैसे कि जेसिका और एवन के बीच में बहस हुई हो और जेसिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई हो, ऐसी सेटिंग कर देता है वहाँ पे। फिर वो जेसिका की कुछ चीजें भी पैक करके लेके जाता है। इसी बीच एवन आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर सिमोन तो तुरंत छुप जाता है, सोचता है कि अगर मुझे देख लेगा वो तो दिक्कत हो जाएगी और मैं तो फिर उसको मार डालूंगा। ये थॉट होते हैं सिमोन के, पर खुशकिस्मती से एवन जेसिका को पुकारते पुकारते ऊपर जाता है और इसी बीच सिमोन घर से बाहर निकल आता है और अपने घर पहुंच जाता है। फिर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर वो अंदर आता है तो जेसिका मौका पाकर ऊपर भाग जाती है, लेकिन ऊपर भी यार एक तगड़ा दरवाजा होता है जो पासवर्ड लॉक्ड है। जेसिका चाहे चीखे चिल्लाए उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली बिल्कुल भी, लगता है साउंड प्रूफ रूम है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई उस घर में घुस भी जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि इस घर का एक बेसमेंट भी है। इस तरह से सिमोन ने डिजाइन करके रखा हुआ है पूरा घर। सिमोन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ से निकल जाना चाहती हो, शायद तुमने सोच रखा होगा कि मुझे मारकर तुम बच निकलोगी, यही सबके दिमाग में थॉट आता होगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम दोनों भी मर जाओगी, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें पासवर्ड चाहिए जो मुझे पता है। सिर्फ तुम दोनों यहाँ पे भूखी मर जाओगी, इसीलिए बचने का ख्याल मन से निकाल लो। अब हम तीनों यहाँ पर खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे, ओके। और हाँ, मैं तुम्हारी जरूरी चीजें भी लेकर आ गया हूँ। तुम्हारे घर में मैंने ऐसी सेटिंग कर दी जिसको देखकर एवन को पूरा यकीन हो जाएगा कि कल के झगड़े को तुमने दिल पे ले लिया और घर छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर दोस्तों यहाँ पर एवन की समझ ही में नहीं आता कि यार एक छोटी सी लड़ाई की वजह से जेसिका मुझे छोड़कर कैसे चली गई। इससे पहले भी इनके बीच में लड़ाई हुई थी दोस्तों, तब तो ऐसा नहीं हुआ था। इसीलिए एवन परेशान हो जाता है कि इतनी सी बात के लिए जेसिका ने घर छोड़ने का फैसला कैसे ले लिया। दूसरी ओर सिमोन के घर के बेसमेंट में अब जेसिका और रॉबिन अकेली होती है। जेसिका रॉबिन से कहती है कि वैसे तुम कौन हो यार और यहाँ पर कैसे आई। फिर वो अपना नाम बताती और कहती है कि मैं सिमोन की स्टूडेंट थी, वो मुझे बहुत ही पसंद थे, इसीलिए मैं उनके साथ रहने के लिए यहाँ पर आ गई। मैं यहाँ खुश हूँ। लेकिन उसकी बातों से दोस्तों साफ पता चलता है कि सिमोन ने उसे बहुत ही टॉर्चर किया है और आखिर में बेचारी ने हार मानकर इस पिंजरे में जीना स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ सरवाइव करने के लिए उसे या तो सिमोन से प्यार करना होगा या फिर कम से कम उससे प्यार करने का नाटक तो करना ही होगा। इसीलिए वो सिमोन को बहुत ही अच्छा आदमी बताती है। जेसिका कहती है देखो देखो, मैं जानती हूँ तुम बच निकलना चाहती हो, है ना, अरे हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। पर रॉबिन कहती हाँ, शुरू में मैं बच निकलना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाई और मैं करूंगी भी नहीं जिससे मेरी जान को खतरा हो। और आइंदा तुम भी यहाँ से निकलने के बारे में बात मत करना, क्योंकि सिमोन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक और बात बता दूं, वो हमें 24 घंटे देखता है, हमारी बातें सुनता है। और जैसा रॉबिन कह रही थी, सच में यार सिमोन तो सीसीटीवी पे इनको देख और सुन भी रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में सिमोन भले ही प्रेजेंट में जी रहा है, लेकिन दिमाग में दोस्तों वो अभी भी 1950s के जमाने में है। उसके हिसाब से यह है कि पुरुष ही परिवार में प्रधान है, मतलब मर्द कमाता है और औरत उसकी हर बात मानती है और उसकी और उसके घर की देखभाल करती है, उसकी इच्छाएं पूरी करती है। उसके लिए एक आकर्षक और खूबसूरत मूर्ति बने रहने में ही
औरत की भलाई है और मर्द की इजाजत के बिना वो घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती, ऐसी सोच है इसकी। और अपने इन्हीं ख्यालातों को अंजाम देने के लिए उसने अपने घर के इंटीरियर्स को भी पुराने जमाने के स्टाइल में बना के रखा हुआ है। और इसी वजह से उसने अपनी क्लास के स्टूडेंट रॉबिन को भी बहला फुसलाकर यहाँ बुलाया। और क्योंकि दोस्तों रॉबिन को अपना प्रोफेसर सिमोन पसंद था, तो वो भी यहाँ पे खुद ही आ गई, क्योंकि वो तो प्यार करती थी सिमोन से, तब से वो यहाँ पे कैद है और हर तरह से सिमोन की गुलाम बन चुकी है। रॉबिन को बाहरी दुनिया को देखे हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं सच में यार। और जेसिका को सिमोन इसीलिए यहाँ पे लेके आया क्योंकि उस रात डिनर के वक्त जेसिका ने एक ड्रेस पहना था जो कि 1950s में फैशन था और उसमें जेसिका बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो सिमोन उन मर्द में से है जिन्हें खूबसूरत औरत को अपने काबू में रखने में एक तरह की सैडिस्टिक खुशी और आनंद फील होता है, अहंकार फील होता है। और जेसिका भी सिमोन के बारे में असलियत जानने के लिए बड़ी उत्सुक थी, क्योंकि वो डिटेक्टिव है, इसलिए उसके घर में आ गई। और अब आपको पता ही है बुरी तरह फंस गई है बेचारी। इतने में सिमोन आ जाता है। वो जेसिका के लिए ओल्ड फैशन ड्रेस लेकर आया हुआ है और बच्चों की तरह जिद करता है कि तुम प्लीज 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 ये ड्रेस पहनो यार, तुम बड़ी सुंदर लगोगी वगैरह वगैरह। तब रॉबिन जेसिका से जेलस फील करने की एक्टिंग करती है, कहती है डार्लिंग क्या तुम सिर्फ जेसिका के लिए ड्रेसेस लाओगे, मेरे लिए नहीं लाओगे? तो सिमोन उसे बड़े प्यार से समझाता है, जैसे कोई छोटे बच्चे से बात करता है ना, ऐसे ही कहता है कि अरे जेसिका हमारे परिवार में नई जो आई है, पहले उसे खुश करूंगा फिर तुम्हें भी खुश करूंगा। वो जेसिका के लिए टाइपराइटर लाया होता है, कहता है तुम बुक लिखना चाहती थी ना, लो लेकर आ गया, अब तुम जितना मर्जी लिख सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। जेसिका को विश्वास हो जाता है कि सच में ये आदमी तो एक नंबर का साइको है। तभी घर की डोरबेल बजती है। बेसमेंट में एक टीवी होता है जिसके साथ बाहर का सीसीटीवी कैमरा कनेक्टेड है। उसमें जेसिका देखती कि एवन आया हुआ है। जेसिका चिल्लाती लेकिन कहाँ यार, बाहर तो जाने वाली है नहीं आवाज। फिर सिमोन भी जाता है बाहर और खोलता है दरवाजा। एवन तो उससे पूछता है बड़ी घबराहट में कि क्या तुमने जेसिका को वहीं देखा? तो सिमोन कहता है मैं 2.5 घंटे पहले बाहर गया था, तब मैंने जेसिका से पूछा था कि अगर मार्केट से कुछ चाहिए तो मैं लेके आ सकता हूँ, पर उस समय ना वो बड़ी परेशान थी, कहने लगी थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? इस तरह बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करता है ये सिमोन, जैसे कुछ जानता ही नहीं। तो एवन कहता है ऐसी कोई बात तो नहीं है, बस मामूली सी बहस थी, पता नहीं कहाँ चली गई, अपनी चीजें लेकर गई है और मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। एवन को अपने लिए परेशान देखकर बेसमेंट में जेसिका बड़ी रोने लग जाती कि मैं ही पागल थी जो इस दरिंदे के घर में चली आई, ना मैं एवन से लड़ती और ना यहाँ पे फंसती। तो रॉबिन कहती है उस लाइफ को तुम भूल ही जाओ, सच बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से तुम बाहर जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। दूसरी ओर एवन टाइलर के साथ अपनी परेशानी शेयर करता है। टाइलर पूछता है कहीं जेसिका का किसी और के साथ कोई अफेयर तो नहीं था? एवन कहता है क्या यार तुम भी कैसे फालतू के सवाल कर रहे हो, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और कल यार एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, मामूली सा झगड़ा था वो, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उस बात के लिए मुझे छोड़कर चली गई वो। तो टाइलर पूछता है क्या तुम जानते हो उसने आखिर में किससे बात करी थी? एवन कहता है उसका एक फ्रेंड है यार, उसका नाम ऑस्कर है, वो अपने केस वगैरह की बातें करते रहते थे और दोनों मिलकर कुछ मिस्टीरियस केसेस सॉल्व करते रहते हैं, पता नहीं क्या वो हॉबी वगैरह है उनकी। तो दोनों जाते हैं ऑस्कर से मिलने। ऑस्कर कहता है हाँ वो मुझे बता रही थी कि पड़ोसी जो उनका है ना, यानी तुम्हारा पड़ोसी जिसका नाम सिमोन है, वो बड़ा अजीब है, और वो ये भी कह रही थी कि मुझे उस सिमोन पे बड़ा शक है कि वो कुछ छुपा रहा है। बस मुझे इतना पता है। खैर आप लोग जेसिका की तलाश में लग जाओ, मैं भी अपनी तरफ से उस सिमोन के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। अब अगले सीन में एवन और टाइलर सिमोन के घर पे जाते हैं और बताते हैं कि जेसिका ने लापता होने से पहले आखिर में अपने दोस्त ऑस्कर से बात करी थी और उसने ऑस्कर से आपके बारे में बोला कि हमारा पड़ोसी है सिमोन नाम का कोई, वो बहुत ही वियर्ड आदमी है, वो अकेले घर में रहता है लेकिन बहुत सारी सब्जी खरीद कर लेकर आया है। तो अब सिमोन कहता है कहीं आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मैं अपने घर के लिए कुछ भी खरीदूं, इससे आपको क्या मतलब? ये भी कोई शक करने का कारण है क्या? एवन कहता है लेकिन फिर भी आप वजह बता देते तो हमें तसल्ली हो जाती। सिमोन कहता है ठीक है, आप इस कदर मुझ पे शक कर रहे हैं ना, तो बता देता हूँ। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है। इस तरह दोस्तों काफी घुमा फिरा कर कहता है जैसे कि उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा हो। कहता है वो मेरे कॉलेज में मास्टर्स डिग्री करने वाली एक लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो कभी कभी यहाँ पर आती जाती है और बहुत बढ़िया कुकिंग करती है, बस इसीलिए मैं वो सब खरीद कर लेकर आया था। अब अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी कि प्रोफेसर होकर ये आदमी अपनी स्टूडेंट के साथ इस तरह का रिश्ता रखता है। लेकिन क्योंकि आपने जेसिका के लापता होने के केस में मुझ पे शक किया, प्लीज ये बात हमारे बीच रहे तो बढ़िया रहेगा। इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है दोस्तों, वो दाद देनी पड़ेगी यार। एवन भी उसकी एक्टिंग को सच मान लेता है, कहता है कि आपके पर्सनल मामले में दखल देने के लिए तहे दिल से सॉरी मांग रहा हूँ, माफ कर दो मुझे। माफी मांगकर एवन और टाइलर चले जाते हैं और इसी बीच बेसमेंट में जेसिका रॉबिन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम दोनों को यहाँ से बचने का कोई प्लान बनाना ही चाहिए। लेकिन रॉबिन तो बहुत ज्यादा डरती है, कहती प्लीज 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 यहाँ से निकलने की तो बात ही मत करो। पर अंदर ही अंदर वो भी तो यहाँ से बच निकलने के लिए तड़प रही है, लेकिन डरती है कि अगर उसने ऐसी कोई भी कोशिश की तो सिमोन उसे मार डालेगा।
इतने में आ जाता है सिमोन। उसने इनकी बातें तो नहीं सुनी होती, तो वो जेसिका से कहता है कि इस नोटपैड पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखो। जेसिका इनकार करती है तो वो धमकाता है कि अगर तुमने आईडी पासवर्ड नहीं दिया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा, और फिर मजबूरन जेसिका को अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ जाता है। और उसके ईमेल आईडी से सिमोन एवन को एक मेल भेजता है जिसमें वो लिखता है कि अब मेरी और तुम्हारी नहीं बनेगी कभी भी। मुझे कोई और मिल गया है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, सिंपल है। और मुझे यहाँ ढूंढने की कोशिश मत करो यार, मैं खुश हूँ। मेल पढ़कर तो एवन टूट जाता है और इस बारे में टायलर को बताता है कि यार उसने तो ऐसा बोल दिया। टायलर पूछता है क्या तुमने उस मेल का रिप्लाई किया? एवन कहता है कि हाँ मैंने किया, लेकिन उसके बाद जेसिका का कोई मेल नहीं आया। अब यहाँ जिस तरह सिमोन ने रॉबिन को टॉर्चर करके अपने काबू में किया था ना, उसी तरह वो जेसिका के साथ भी करता है। उसे ओल्ड फैशन ड्रेस पहनाता है, उसे खाना बनाने के लिए कहता है और फिर परोसने को भी कहता है। मौका पाकर जेसिका एक बड़ा सा पैन उसके सर पे दे मारती दोस्तों, और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसे चेयर के साथ बांध के जेसिका उसको धमकाती कि अगर तुमने दरवाजे का पासवर्ड नहीं बताया तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। कहता है तुम मुझे मार भी डालोगी ना तो भी मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, कर लो जो करना है। इसी बीच रॉबिन भी जेसिका से लड़ने लग जाती है कि प्लीज छोड़ दो उसको, मत सताओ उसको। अब वो जानती है कि अगर सिमोन मर गया तो कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और तो और अगर इस वक्त वो सिमोन को सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या पता जब सिमोन के हाथ खुल जाएंगे तो कहीं वो रॉबिन को भी टॉर्चर ना करे। इसीलिए रॉबिन तो डर जाती है और फिर उसको लड़ना पड़ जाता है जेसिका के साथ। लेकिन इस बीच सिमोन अपने हाथ यार खोल ही देता है और जेसिका को पकड़ लेता है। फिर उससे तो ऐसा मारता है क्या बोले, कहता है कि देखो ये लास्ट वार्निंग है, आइंदा होशियारी दिखाई तो फिर तो जान जाएगी, सिंपल है तुम्हारी। जेसिका चुप हो जाती है। अगले सीन में बेचारी बहुत ज्यादा रोती है। तब रॉबिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आई हुई पहली लड़की हूँ? अरे मुझसे पहले यहाँ पर कई लड़कियां कैद रह चुकी हैं। जब मैं आई थी ना तो यहाँ मेगन नाम की कोई लड़की थी, वो शुरू से सिमोन को सिर्फ नफरत दिखाती रही। लेकिन सिमोन अगर किसी लड़की को यहाँ लाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ सिमोन से प्यार करने की आजादी है। या तो वो सिमोन से प्यार करे या कम से कम उससे प्यार करने की एक्टिंग करे, वरना उसकी जान ले लेगा ये सिमोन। ऐसा साइको है ये। और इस बात से बेखबर मेगन ने बचने की बार बार कोशिश की तो उस दरिंदे ने मेरे हाथों में चाकू देकर मेगन का कत्ल करने पे मुझे मजबूर कर दिया, और मुझे करना पड़ा, नहीं तो वो मुझे मार डालता। मुझे वो पाप करना पड़ गया, इसलिए यहाँ से निकलने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। जीना है तो चुपचाप उसका कहा मानती जाओ। दूसरी ओर जेसिका के जाने से एवन बहुत दुखी होता है, और फिर सिमोन तो उससे हमदर्दी जताने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या करें यार, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, मेरे घर चलो, एक ड्रिंक हो जाए, कुछ बातें करेंगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एवन भी चला जाता है और यहाँ बेसमेंट में टीवी पर जेसिका उसे देख रही होती है। वो चिल्लाती है लेकिन चिल्लाने का कोई फायदा नहीं दोस्तों। इसी बीच एवन कुछ लेने के लिए जाता है तो सिमोन, जो जानता है कि जेसिका टीवी पे पक्का देख रही होगी, वो एक गन निकालकर कैमरा पे इशारा करता है कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारे इस प्यारे एवन की जान ले लूंगा। फिर एवन को भेजने के बाद सिमोन जाता है बेसमेंट में और यहाँ वो जेसिका के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। कहता है कि तुमने तो देख ही लिया होगा, मेरे लिए एवन को शूट कर देना कितना आसान काम है। अगर तुम अभी बेडरूम में नहीं आई और मुझे तुमने खुश नहीं किया तो फिर तुम्हारे पति की जान ले लूंगा मैं। जेसिका के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो सिमोन का कहा मान लेती है। इस तरह लगभग 6 हफ्ते बीत जाते हैं। एवन ने जेसिका का अब तक तो इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं आई तो एवन को अब यहाँ रहने का मन ही नहीं है। वो घर बेचकर कहीं और चले जाने का फैसला कर लेता है और घर के आगे लगा देता है सोल्ड का बोर्ड। सिमोन एवन से बहुत ही केयरिंग तरीके से बातें करता है, जैसे कि बहुत फील हो रहा है एवन के लिए। उसको कहता है कि यार तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा क्यों करता है भगवान। दूसरी ओर जेसिका ने इस पिंजरे के अंदर सिमोन की गुलामी वाली लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया होता है। जेसिका बढ़िया कुकिंग करके सिमोन को खिलाती है। सिमोन अब रॉबिन से ज्यादा जेसिका पे ध्यान देता है। इस वजह से रॉबिन को जलन होती है और एक दिन जब रॉबिन सिमोन के साथ बेडरूम में होती है तो वो उसके कान भरने लग जाती है कि जेसिका तुमसे पता है क्या प्यार का नाटक कर रही है। वो अभी भी पहले की तरह यहाँ से बच निकलने के प्लान बनाती रहती है, लेकिन तुम्हें गुमराह करने के लिए तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रही है वो। सिमोन को आ जाता है गुस्सा और जेसिका सो रही होती है तो सिमोन उसे उठाकर पूछता है क्या तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? तुम अभी भी क्या पहले वाली हो और यहाँ से बचने की सोच रही हो? अब अगर जेसिका हमें जवाब देगी तो पता नहीं वो जेसिका के साथ कैसा बदतर बर्ताव करेगा, शायद उसकी जान भी ले लेगा। इसीलिए जेसिका कहती है अरे मैं यहाँ से क्यों ही निकलना चाहूंगी, मुझे तुमसे इतना प्यार जो मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। अब ये सुनकर सिमोन एक पल के लिए भी नहीं सोचता, झट से चाकू निकालकर रॉबिन की गर्दन काटकर उसे मार डालता है, क्योंकि उसको लगता है कि रॉबिन ने झूठ बोला। ये देखकर तो जेसिका डर के मारे बिल्कुल फ्रीज की ये तो हैवान है। अब वो कहता है कि तुम कमरे में मेरा इंतजार करो डार्लिंग, मैं अभी जरा इसको ठिकाने लगा कर आता हूँ। कहकर वो रॉबिन को किचन में लेके जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर बॉडी को काटने की आवाजें सुनकर जेसिका की तो रूह कांप जाती है। न जाने यार सिमोन ने आज तक कितने कत्ल किए होंगे, कितनी ही लड़कियों को इस तरह काटा होगा,
इसी बीच यहाँ ऑस्कर टाइलर को कॉल करके सिमोन के बारे में कुछ डिटेल्स बताता है जो उसने पता लगाई है। तो बात यह है कि सिमोन आज तक जितने भी कॉलेजेस में काम कर चुका है वहां से कम एक लड़की तो गायब हुई है। इतना ही नहीं, उन कॉलेजेस में ये बात भी फैली थी कि सिमोन का उन लड़कियों के साथ रिश्ता था। और जब पुलिस ने पूछताछ करी तो सिमोन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण केस में वो बच गया। आखिर में वो जिस कॉलेज में था ना, वहाँ रॉबिन नाम की लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था। इस वजह से सिमोन को उस कॉलेज से डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद रॉबिन गायब भी हो गई थी और सबूत न होने की वजह से इस बार भी सिमोन पे कोई केस नहीं हुआ। टाइलर को अब यकीन हो जाता है कि जरूर सिमोन ने ही जेसिका को या तो कहीं बंद करके रखा होगा या फिर उसके साथ कुछ बुरा कर दिया है। इस बात को वो एवन से नहीं कहता वैसे, बल्कि अकेला सिमोन के घर चला जाता है। बेसमेंट में सिमोन जेसिका के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी बजती है डोरबेल और सीसीटीवी पे सिमोन देखता है कि टाइलर आया हुआ है। वो जेसिका से कहता है कि मैं जरा अभी आया, तुम चुप रहना, कहकर वो जाता है ऊपर। वाइन रैक के पीछे दोस्तों बेसमेंट का दरवाजा होता है, तो सिमोन उसे खोल कर आता है हॉल में और मेन डोर खोलता है। तो टाइलर कहता है सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं एक्चुअली जेसिका के बारे में पूछने नहीं आया, बल्कि मुझे एक और बात जाननी है, क्या मैं पहले अंदर आ सकता हूँ? सिमोन कहता है हाँ, और वो टाइलर को अंदर ले लेता है। तो टाइलर हर तरफ नजर डालते हुए पूछता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि आप जिन कॉलेजेस में काम करते थे हर कॉलेज में एक लड़की लापता हुई है, तो क्या इस बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? तो सिमोन कहता है नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये महज इत्तेफाक है कि मैं उन कॉलेजेस में काम कर चुका हूँ। तो टाइलर कहता है रॉबिन नाम की एक स्टूडेंट के साथ आपका रिश्ता था जिस वजह से आपको डिसमिस कर दिया गया था, राइट? उसके बाद से वो लड़की भी गायब है। अब सिमोन को देखिए दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहता है कि हाँ मैंने भी सुना था और मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगा यार। इसके बाद पूरे घर में घूमने के बाद आखिर में टाइलर उस वाइन रैक के पास पहुंचता है जिसके पीछे है बेसमेंट का दरवाजा। पूछता है कि ये रैक तो काफी पुराने स्टाइल का लगता है। तो सिमोन कहता है अरे ये मेरा स्पेशल वाइन कलेक्शन है, लेकिन फिर वो बोलते बोलते ना नर्वस हो जाता है कि कहीं इसको पता ना चल जाए कि यहाँ से दरवाजा है बेसमेंट का। टाइलर कहता है कि आपकी एक और स्टूडेंट थी जिसका नाम था मेगन, वो भी अचानक एक दिन गायब हो गई थी, आपको याद तो होगा? सिमोन कहता है नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। पर उसको एहसास हो जाता है कि टाइलर मेरे ऊपर शक कर चुका है और वो अचानक ही एक वाइन बोतल उठाकर टाइलर के सर पे मारकर उसका काम तमाम कर देता है। और ये सब चीजें बेसमेंट में सीसीटीवी पर जेसिका देख रही होती है। फिर टाइलर की बॉडी को डिस्पोज करके सिमोन नीचे आता है और उसको ये लग रहा था कि जेसिका डरी भी होगी, लेकिन नहीं, वो बहुत ही शांत होती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि कत्ल करके वो काफी डिस्टर्ब लग रहा था। अब वो सिमोन के साथ बड़े प्यार से बातें करने लगती है, उसे लगभग इमोशनली मैनिपुलेट करती है। कहती है मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, शुरू में तो मुझे जगह पिंजरे जैसी लगी, लेकिन जब से तुमने मुझे प्यार किया है तो सब बदल गया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और सिमोन को तो जो खुशी होती क्या बोलो यार, लेकिन उसको शक भी होता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही। जेसिका को टेस्ट करने के लिए वो कहता है कि आज मैं तुम्हें बाहर हॉल में लेके जाऊंगा, बहुत दिन बाद तुम्हें बाहरी दुनिया दिखानी है मुझे। 2 महीने बेसमेंट में बंद रहने के बाद तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना। फिर वो आते हैं हॉल में। सिमोन जेसिका की परीक्षा लेना चाह रहा है, अगर मौका पाकर वो बचकर भागने की कोशिश करेगी तो सिमोन उसे शूट करने के लिए गन भी पीछे छुपा के रखा हुआ है। लेकिन 2 महीने इस साइको के साथ रहकर जेसिका उसे बखूबी समझ चुकी है, वो जानती है सिमोन की चाल क्या है और वो बचने की कोशिश जरा भी नहीं करती, बल्कि सिमोन के साथ और प्यार से बातें करने लगती है। वो कहता है कि खिड़की से अपने घर को जरा देखो, तो जेसिका भी देखती है। सोल्ड बोर्ड देखकर जेसिका का जी बहुत ही छोटा हो जाता है कि एवन घर बेचकर जा चुका है क्या, और वो सिमोन से पूछती है क्या एवन जा चुका है? सिमोन कहती नहीं, वो कल चला जाएगा, लेकिन तुम्हें उसकी अभी भी फिक्र है क्या? जेसिका कहती नहीं, मुझे उसकी फिक्र क्यों होगी, मुझे तुम जो मिल गए हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। एक्चुअली मैं राइटर बनना चाहती थी, लेकिन एवन ने मुझे जरा भी कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन तुमने देखो मेरे लिए नया टाइपराइटर दिया, मुझे बुक लिखने के लिए एनकरेज किया, तुम तो मेरे लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गए ना। तुम जैसा मुझे कहाँ मिलेगा लाइफ में, तो फिर मैं एवन की फिक्र क्यों करूंगी? सिमोन को अब जेसिका पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। वो कहता है थैंक्स जेसिका, मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो चुका है। बेचारा एवन कल चला जाएगा तो मैं उसके साथ एक ड्रिंक करके आता हूँ। जेसिका कहती ठीक है, मुझे बेसमेंट में भेज दो, लेकिन जाने से पहले वो बहुत ही रोमांटिकली उसे हक करती है और उसके कॉलर पे किस भी करती है। फिर वो जेसिका को बेसमेंट में बंद कर देता है। अगले सीन में दोस्तों वो एवन के साथ उसके घर में ड्रिंक कर रहा होता है। एवन बताता है कि मेरा फ्रेंड टाइलर जो पुलिस ऑफिसर था, उसका किसी ने कत्ल कर दिया है और ब्रिज के नीचे फेंका हुआ था उसको। तो सिमोन कहता है अरे यार, सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे, उम्मीद करता हूँ कि पुलिस कातिल को जल्दी ढूंढ लेगी। यहाँ कुछ देर बात करने के बाद सिमोन कहता है कि तुम जहाँ भी जाओ यार खुश रहो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, देखो जो भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ, आगे फ्यूचर पे ध्यान दो। कहकर वो जाने लग जाता है, लेकिन तब एवन उसके कॉलर पे लिपस्टिक का निशान देखता है। असल में जब जेसिका और एवन डेट कर रहे थे तो जेसिका की आदत थी कि वो प्यार से एवन के कॉलर पे किस करती थी ताकि एवन को हमेशा इसका लिहाज रहे कि वो जेसिका का है
और वो किसी और लड़की को प्यार से ना देखे, तो अब सिमोन के कॉलर पे लिपस्टिक का निशान देखकर न जाने क्यों एवन को 100% यकीन हो जाता है कि जेसिका ने ये निशान इसीलिए लगाया ताकि मैं उसे देखूं और जेसिका को बचाने जाऊं। रात भर एवन सोता नहीं, बल्कि सिमोन के घर पे नजर रखता है। वो ऑस्कर को भी कॉल करके ये बात बता देता है। ऑस्कर कहता है कि उस रात टायलर सिमोन के घर गया था। उसने मुझे बताया था कि वो आपको बिना बताए सिमोन से पूछताछ करने जा रहा है, और मुझे तो लगता है कि टायलर का कत्ल भी सिमोन ने किया होगा। तो अब हर सबूत सिमोन की ओर इशारा कर रहा है। एवन को तो दोस्तों यकीन हो जाता है कि सिमोन ने जेसिका को पक्का अपने घर में कहीं छुपा के रखा हुआ है। वो सिमोन के घर जाता है। दूसरी ओर जेसिका ने बड़े प्यार से सिमोन के लिए अपना स्पेशल डिश यानी स्वीट पाई बनाया होता है। आज तक तो सिमोन बताता था कि जेसिका को क्या पकाना है, लेकिन आज उसने खुद सिमोन से बहुत ही खास रिक्वेस्ट की होती है कि मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए कुछ, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरे बेसमेंट में फैल जाती है। जेसिका कहती है कि इसे हाथ से खाने में ही असली मजा है। सिमोन भी खाने लग जाता है। उसके हाथ पे स्वीट सॉस लग जाता है दोस्तों। तभी ऊपर से कोई आवाज आती है, लगता है कोई घर में घुस आया। तो सिमोन टीवी ऑन करता है तो पता चलता है कि एवन आया है। वो जेसिका को पुकारते पुकारते हर कमरे को चेक कर रहा होता है, क्योंकि जेसिका के स्वीट पाई की खुशबू वहां तक पहुंच चुकी थी और एवन समझ जाता है कि जेसिका यहीं पे है। तो सिमोन को यहाँ बड़ा गुस्सा आता है और वो जेसिका पे चिल्लाता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम ये स्वीट पाई बनाने की जिद कर रही थी। तुम्हें छोड़ने वाला हूं नहीं। अब मैं अभी जाकर पहले उस एवन को ठिकाने लगाता हूँ, फिर लौट कर तुम्हारी बारी। कहकर वो उस पासवर्ड लॉक पे कोई नंबर प्रेस करके अनलॉक करता है और बाहर चला जाता है। दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है, लेकिन क्योंकि सिमोन के हाथ पे सॉस लगा था तो उसने जिन बटन्स को प्रेस किया था उन पे सॉस लग गया था, लेकिन किस ऑर्डर में उन नंबर्स को प्रेस करना है ये नहीं जानती जेसिका। फिर भी वो हर कॉम्बिनेशन ट्राई करने लग जाती है। ऊपर एवन और सिमोन की होती लड़ाई। सिमोन किसी भारी चीज से एवन के सर पे वार करता है और वो बेचारा गिर जाता है नीचे, लेकिन इससे पहले कि वो एवन को जान से मार देता, जेसिका ने किसी तरह सही पासवर्ड का पता लगाकर दरवाजा फाइनली खोल दिया था और वो बाहर आकर अपने पति को सिमोन से बचा लेती है। लेकिन सिमोन तो जेसिका को मारने लग जाता है। तभी खुशकिस्मती से जेसिका के हाथ एक क्लीनर स्प्रे पड़ जाता है और फिर तो वो ऐसा मारती है ना उसके मुंह पे। उसके बाद एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसे मारकर नीचे गिरा देती है। उससे वो सिमोन का सर फोड़ने वाली होती, लेकिन एवन कहता है नहीं, उसकी जान मत लो। अब दोस्तों आ जाइए 1 साल के बाद के सीन में। एवन और जेसिका की शादी हो चुकी है। 1 साल पहले हुई घटनाओं को एक बहुत बुरा सपना मानकर दोनों भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों अब खुश हैं। जेसिका ने एक बुक भी लिखी है जिसके सेल्स बहुत अच्छी हो रही है। वो एवन से कहती है कि मुझे बुक किसी को देना है। एवन कहता है ठीक है, सेफली जाना और जल्दी घर आ जाना। कहकर एवन काम पे चला जाता है। जेसिका सीधे जेल जाती है जहाँ पे वो साइको सिमोन सजा काट रहा है। असल में सिमोन को फांसी की सजा मिलने वाली थी, लेकिन जेसिका ने कोर्ट में रिक्वेस्ट किया था कि उसे फांसी ना दी जाए बल्कि आजीवन कारावास दिया जाए। उसने न जाने कितनी लड़कियों को कई सालों तक कैद करके उन्हें टॉर्चर किया और कितनों का कत्ल कर डाला। जेसिका चाहती थी सिमोन खुद भी पूरी जिंदगी 4 दीवारी में कैद होकर जीता रहे। जिस तरह उसने लड़कियों का कत्ल किया, उन्हें टॉर्चर किया, वो भी झेले। इसके बाद जजेस और जूरी ने फैसला किया कि सिमोन को उम्र कैद की सजा होगी और साथ में 1000 साल की जेल। मतलब अगर कानून के किसी बदलाव की वजह से उसकी उम्र कैद कम भी कर दी जाए, फिर भी वो जेल से कभी छूट ही नहीं पाएगा और ना ही उसको पेरोल मिले। ऐसी कंडीशन हो जाती है। जेसिका मिलती है सिमोन से, कहती है मैं तुमसे इसीलिए मिलने आई हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैंने एक बुक लिखा है और वो बुक तुम पे आधारित है, और ये भी कि इस बुक की सेल्स बहुत बढ़िया जा रही है। कहकर जेसिका उसके पास कैप्ट वुमन नाम का बुक रखकर चले जाती है जिसको जेसिका ने लिखा हुआ है, और इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म। और ये सत्य घटना पर आधारित है। असली साइको का नाम था एरियल कैस्ट्रो, जो कि एक स्कूल बस का ड्राइवर था। 2002 और 2004 के बीच उसने 3 स्कूल बच्चों को अगवा किया, उनको एक जगह बांध के रखा। लगभग 9 साल बाद 2013 में उनमें से एक लड़की बचने में सफल हो गई और उसने फिर पुलिस को खबर करी। इसके कुछ ही घंटों में पुलिस ने बाकी दोनों लड़कियों को रेस्क्यू किया और फिर एरियल को अरेस्ट कर लिया था। उसे भी उम्र कैद के साथ 1000 साल जेल में काटने की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में 1 महीने ही वो जिंदा रहा और फिर उसने खुदकुशी कर ली। ये है दोस्तों असलियत, जहाँ उन 3 लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन मूवी में जेसिका बच गई पर रॉबिन और मेगन को सिमोन ने मार डाला। मूवी में थोड़ा सस्पेंस बनाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन आपका एंटरटेनमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला सरप्राइज स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। क्लिक करिए, मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।